गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए एक बार फिर से वापस लौटते हैं अभ्यास की ओर और बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रमों को आगे। और प्रतिदिन के इम्पोर्टेंट खबरों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माई सेल्फ रंजित एंड आई प्रोमिस्ड टू ऑल ऑफ यू as far as my level best, I would try to upload a video about daily news, and I think this is a very beneficial for all of the candidates who are participate or who are trying to achieve something in your life. So in this video or in such type of videos, I always try to focus most important facts. Just you must listen this video carefully. I already mentioned my channel name Fast Revision Way, so please focus in fast manner. Your attitude, your idea, your thinking style should be in such a develop so that you can recall yourself in fastly manner. So let's start. फर्स्ट टॉपिक दैट इज भारत में राज्यों के राज्यपाल। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी पटेल को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए भी नियुक्त कर लिया है। तो बात करते हैं भारत में राज्यों के राज्यपाल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में राज्यपाल राज्य का एक नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरी बात कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और साथ ही साथ वी ऑलरेडी नॉट जानते हैं कि नियुक्ति राज्यपाल तथा उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निष्कासन रिमूवल सामान्यतः राज्यपाल के पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु इसे कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही पद मुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पासाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल के निष्कासन से संबंधित राष्ट्रपति की भांति महाभियोग जैसा कोई प्रयोग और कोई प्रावधान संविधान में या कहीं भी नहीं किया गया है। राज्यपाल की प्रमुख विवेकाधीन शक्तियाँ जो बहुत चर्चा में रहती है, जिसका जिक्र आर्टिकल 163 में किया गया है। संविधान के आर्टिकल 163 में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा सलाह देने के पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री द्वारा सलाह देने पर ही राज्यपाल विधानसभा को भंग करेंगे। इसके पश्चात राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वह आगे क्या करें, क्या निर्णय लें। दूसरी बात है कि वह राज्य में संवैधानिक मशीनरी की सफलता के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तीसरी बात, वह राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल द्वारा किसी भी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए और कुछ शर्तें हैं। राज्यपाल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य उसके सरकारों द्वारा स्वायत्त जनजातीय जिला परिषदों को खनिज उत्खनन के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी की देय राशि का निर्धारित करने का अधिकार देता है। राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 7वीं बात है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी साधारण बिल पर सहमति देने से वो इनकार कर सकते हैं। ऑल आर, ये सारे के सारे जो अधिकार है ये विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसकी संवैधानिकता की स्थिति की जांच कर लेते हैं कि समस्या कहाँ है। सबसे पहली बात तो राज्यपाल को केवल केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के इच्छानुसार पद धारण करता है और नियुक्ति का तरीका और कार्यकाल की जो अनिश्चितता है, दोनों ही राज्यपाल को राजनीतिक प्रेरित परिस्थितियों में केंद्र सरकार के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है, जिस पर अलग अलग रिपोर्टें आई है, जिसमें लगातार 356 का इस्तेमाल लगातार केंद्र सरकार में और राज्य में अलग अलग पार्टी की जब स्थितियां बनती है
तो लगातार राज्यपाल को एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी भक्त बनना पड़ता है और उसके अनुसार काम करना पड़ता है, जो बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है। जो संघात्मक जो व्यवस्था बनाई गई थी संविधान में, उसके लिए एक तरह से चोट है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर कई मतलब रिपोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें सरकारिया आयोग की रिपोर्ट है, पुंची आयोग की रिपोर्ट है, यहाँ तक कि 1994 में एसआर बम्बई का केस भी है, जो आप इस पर अध्ययन करें और पता चलेगा कि आपको 356 के पद को लेकर, अनुच्छेद को लेकर और राज्यपाल के द्वारा उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाना और केंद्र के द्वारा किस तरह से राज्यपाल के पद को एक तरह से कैसे आप समझ सकते हैं कि ये पद क्यों अपने आप में विवादित रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG। संदर्भ क्या है? हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक विवरण दिया गया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1.10 करोड़ घरों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। चलिए ये तो ठीक है, आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लें। सबसे पहले बात तो इसका मंत्रालय जान लें कि इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित यानी इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो एक नोट योग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के तहत है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। दूसरा बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना भी कहा जाता था। ये नाम बदलने की जो कवायद है ना, वो सरकार के आने जाने पर डिपेंड करती है। मार्च 2016 में इसका नाम बदलकर योजना को पुनर्गठित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन गृह स्वामियों तथा कच्चे और जीर्ण शीर्ण घर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं सहित एक पक्का घर तो दिया ही जाए, ये कोशिश की जा रही है। लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लेस 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें खर्चा भी तो पड़ेगा, तो स्वाभाविक इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक इकाई के निर्माण में राहत और सहायता राशि को केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य मैदानी क्षेत्रों में 60:40, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों में 90:10 के अनुपात में साझा किया जा रहा है। दैट मीन यू कैन सिंपली से दिस इज सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। हाँ, तो चलते हैं इस योजना में ग्रामीण राजमिस्त्री के प्रशिक्षण प्रदान करने, साथ ही साथ मकान के निर्माण और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कुशल कारीगरों को रोजगार प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तो लाभार्थी के चयन में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जो है के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से उपलब्ध जो डेटा है उसके अनुसार की जाएगी और लाभार्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र होने पर और ग्राम सभा के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक फिर से एक बार चिंता का विषय बन चुका है इस दौरान कोविड-19 और इसी बीच एक नई खबर। जी हाँ, अफ्रीका स्वाइन फीवर अपने एक लहर की ओर। अफ्रीका स्वाइन फीवर असम में पार्सियन उद्योग में कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण काफ़ी नुकसान तो पहुंचा ही और इसी दौरान राज्य को अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे असम में लगभग 17,000 से अधिक सूअर और नज़दीकी राज्य अरुणाचल प्रदेश में 4,500 से अधिक सूअरों को मौत हो चुकी है। तो भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की सूचना पहली बार असम राज्य में फरवरी महीना में मिल चुका था। तो आते हैं वास्तव में ये जो प्रभावित देश है अफ्रीकी स्वाइन फीवर से, तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन दैट मीन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो वर्तमान में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप ने चीन, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, कोरिया, गणराज्य और इंडोनेशिया देश को काफ़ी तरह से प्रभावित किया है, बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में कुछ इकट्ठा कर लें जानकारी। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित कर देता है। इसके संक्रमण में सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार हेमोरेजिक फीवर से पीड़ित हो जाते हैं। इसे पहली बार 1920 में उसके दशक में देखा गया अफ्रीका में। इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब होती है। चूँकि इस बुखार का कोई इलाज है ही नहीं, तो संक्रमण से बचना है तो एकमात्र तरीका है जानवरों को मारा जाए। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए मनुष्य में कोई खतरा तो ही नहीं है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में ही फैलता है। तो FOA के अनुसार यह रोग अत्यधिक संक्रामक, इसकी सीमा पार संक्रमण क्षमता, इससे क्षेत्र के सभी देशों में संकट उत्पन्न हो गया है
और साथ ही साथ एक बार फिर इस रोग का जो भूत है अफ्रीका से बाहर पांव पसार रहा है और यह रोग वैश्विक खाद्य सुरक्षा और घरेलू आय के लिए बहुत ही संकट उत्पन्न कर सकता है इस कोविड-19 के दरमियान में। थर्ड टॉपिक दैट इज मुद्रा विनिमय समझौता CSA, दैट मीन व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका ने नवंबर 2022 तक के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय यानी करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो हाल ही में किसके किसके बीच, तो RBI और श्रीलंका के बीच करेंसी स्वैप किया गया। तो चलो समझते हैं कि आखिर ये मुद्रा विनिमय समझौता में होता क्या है ओवरऑल। देखिए, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट में दो मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले देशों के बीच अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की एक व्यवस्था होती है, जिसके अनुसार क्या होता है, देश अमेरिकी डॉलर की तरह तीसरे देश की मुद्रा को लाए बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दरों पर आयात और निर्यात व्यापार भुगतान हेतु भुगतान करते हैं। मुद्रा विनिमय समझौता द्विपक्षीय भी हो सकता है और मल्टीलेटरलिज्म अर्थात बहुपक्षीय भी हो सकता है। तो इसके समझौते के फायदे क्या होंगे आखिर? एक तो इस समझौते से भारतीय बाजार में विश्वास में वृद्धि होगी, दूसरा है भारत के लिए समझौते के तहत निर्धारित पूंजी उपलब्ध होगी, तीसरा है भारतीय इकाइयों के लिए पूंजी लागत में कमी के साथ साथ विदेशी पूंजी बाजार तक पहुंच में आसानी भी होगी और भारत में विदेशी मुद्रा और पूंजी बाजार में अधिक स्थिरता आने और लाने में सहायक भी होगा। दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, तियानवेन नंबर 1। जी हाँ, चीन द्वारा 22 जुलाई को अपना मंगल अभियान आरंभ कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया है तियानवेन नंबर 1। तो चीन का यह पहला मंगल प्रोब तियानवेन 1, जिसे पहले हुक्सिंग नाम दिया गया था, हुक्सिंग 1। इस अंतरिक्ष यान में एक रोवर, एक ऑर्बिटर होगा, एक लैंडर होगा। इस यान को चीन के जीचांग उपग्रह परीक्षण केंद्र मार्च 5 को लॉन्च किया गया। ये सब जानना जरूरी नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि ये मंगल अभियान के लिए जुड़ा हुआ है। और 1970 में नासा द्वारा ऑलरेडी वाइकिंग 2 मिशन उतारा जा चुका है। तो फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा और रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। इस अभियान में सफल होने पर चीन, USSR और USA के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक वास्तव में इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे? तो सबसे सिंपल सी बात है, तो मंगल का भूवैज्ञानिक मानचित्रण करना, मंगल की मृदा की विशेषताओं का परीक्षण करना, पानी बर्फ से संबंधित भंडारों की खोज भी कर लेना, मंगल ग्रह के सतही पदार्थों की संरचना का विश्लेषण करना, मंगल ग्रह के वातावरण उसकी जलवायु की जांच करना, मंगल ग्रह के विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का भी अध्ययन करना, जो ओवरऑल हमेशा रहा है सबके लिए। तो ये है मंगल ग्रह, देख लीजिए अच्छा से सिंपल फैक्ट्स अबाउट मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका ग्रेविटी जो है वो पृथ्वी के ग्रेविटी का 38% है और पृथ्वी के मास का ये 11% है। और मार्स में दिन जो होता है वो 24 घंटा 37 मिनट के लिए होता है और मार्स ईयर जो होता है 87 अर्थ डे होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बात करें तो 1% ऑफ अर्थ का सी लेवल, जितना धरती पे सी लेवल था उसका 1% ही है, मतलब बहुत कम है। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एवरेज टेम्परेचर -140 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच हाईली टेम्परेचर डिफरेंसेस है। तो यह महीना मंगल के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से गोल्डन रहा, क्योंकि इससे पहले आपने सुनी होगी कि UAE में मंगल ग्रह के लिए एक पहला मिशन लॉन्च किया और 30 जुलाई को परसिवरेंस रोवर लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी से जुलाई महीना में प्रक्षेपित किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी और मंगल दोनों अलग अलग गतियों से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो तब प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार परस्पर अपने निकटतम बिंदुओं पर संरेखित होते हैं। तो ध्यान रहे, पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से किस महीने मंगल को यान प्रक्षेपित किया, तो जुलाई महीना में स्पेशली। अब प्रारंभिक परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले इंडिया आइडियाज समिट। हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन का थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर।
इंडिया आइडियाज समिट भारत से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर उच्च स्तरीय संवाद के लिए विद्वानों, चिकित्सकों, राजनयिकों, थिंक टैंकों आदि को इकट्ठा करने का एक मंच है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद वर्ष 2020 में अपनी 45वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। वर्ष 1975 में गठित अमेरिका भारत व्यापार परिषद दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यावसायिक संगठन है। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को एक प्रगाढ़ देना है, प्रगाढ़ता प्रदान करना है। सेकेंड टॉपिक है इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी, IRCS। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में भारतीय ट्रेड रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत ही की गई थी। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत की गई। इसे 1920 के संसद अधिनियम 15 के तहत सम्मिलित किया गया। यह एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है और इसके अंतर्गत लगभग पूरे देश में 1100 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क बिछा हुआ है। यह आपदाओं और आपात स्थितियों के समय राहत सहायता प्रदान करना और कमज़ोर और लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। यह विश्व की सबसे बड़े स्वतंत्र राष्ट्र मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड क्रिसेंट मूवमेंट का प्रमुख सदस्य है। दूसरा बात है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति और इसके अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं। सो इन दिस वीडियो हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान दिया। नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। संदर्भ क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया। यह नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रिप्लेस कर देगा। इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने 2019 से ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अधिनियम की अगर कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दें तो सबसे पहला एक तो है उपभोक्ता की परिभाषा को निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने उपयोग हेतु कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित नहीं किए जा सकेंगे। इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते हैं जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है अथवा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा है इसमें उपभोक्ताओं के अधिकार को भी परिभाषित कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत 6 अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया है। एक तो है सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, दैट मीन सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चुनने या निर्णय करने का अधिकार, अपनी बात को सुनाने का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड। तीसरा है शिकायत निवारण का अधिकार, राइट टू बी सीक रेड्रेसल। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू द कंज्यूमर एजुकेशन। तीसरी बात है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, CCPA। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकार को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने, उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA का गठन किया गया है। इसमें यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, उसके अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को रेगुलेट करेगी। महानिदेशक की अध्यक्षता CCPA की एक अन्वेषण शाखा, इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या अन्वेषण कर सकती है। चौथा बात अगर करें तो विज्ञापन जो है, भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें CCPA झूठे विज्ञापन या भ्रामक विज्ञापन के लिए उत्पादक अथवा प्रचारकर्ता पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। दोबारा अगर अपराध करते हैं तो ये 50 लाख तक बढ़ सकता है और उत्पादक को 2 वर्ष तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है, जो बार बार अपराध करने वाला 5 वर्ष भी बढ़ा सकता है। पांचवा बात, इस संरक्षण बिल के तहत उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग CDRC जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन का गठन किया जाएगा। उपभोक्ता निम्नलिखित संबंध में आयोग को शिकायत दर्ज कर सकता है। पहला, एक तो अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार किया गया हो, दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएं, अधिकतम कीमत वसूल
या गलत तरीके से कीमत वसूल लिया गया हो, ऐसी वस्तु या सेवाएं को बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा को जोखिम परक बना सकती हो। अपील की बात करें तो यह अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में फाइल की जा सकती है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सुनवाई की जाएगी और SCDRC के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सुनवाई की जाएगी। जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट होता है, एग्जैक्टली उसी तरह अंतिम अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। ध्यान रहे इसमें कि इसका जो अंतिम अपील होगा सुप्रीम कोर्ट को होगा, तो निश्चित रूप से न्यायालय पर एक और बोझ बढ़ने वाला है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का क्षेत्र अधिकार कहाँ तक है? जहाँ तक बात करें कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग DRC उन शिकायतों के मामलों को सुनेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग SCDRC या उन शिकायतों के मामले में सुनवाई करेगा जिन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ से अधिक हो लेकिन 10 करोड़ से अधिक ना हो। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या NCDRC 10 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। और इसमें मीडिएटर अर्थात मध्यस्थता, इस नए अधिनियम में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया, जहां भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हो, वहां मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लेखित की जाएगी। यह अधिनियम उपभोक्ता आयोगों द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ के लिए प्रदान करता है, जहां शुरुआती समझौता होने की गुंजाइश हो और पक्ष इसके लिए सहमत है। उपभोक्ता आयोगों के तत्वाधान में स्थापित किए जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का क्या प्रभाव पड़ेगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस राइटिंग। देखिए, ई-कॉमर्स पोर्टलों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत नियमों के तहत एक सुदृढ़ उपभोक्ता निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। ई कॉमर्स पोर्टलों पर उत्पत्ति देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन का उल्लेख करना होगा, जो उपभोक्ता के लिए ई प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने से पहले उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाएगा। दूसरा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के भीतर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत प्राप्ति को स्वीकार करना होगा और इस अधिनियम के तहत शिकायत प्राप्ति की तिथि से 1 महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा। 10वां है उत्पाद की जिम्मेवारी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। उत्पाद निर्माता अथवा उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता को दोषपूर्ण उत्पाद या सेवाओं में कमी के कारण होने वाली क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप ये एक चार्ट देख सकते हैं, एक रेगुलेटर, दूसरा कंज्यूमर कोर्ट, तीसरा प्रोडक्ट लाइबिलिटी, उसके बाद क्वेश्चनरी जुडिक्शन, ई कॉमर्स, मेडिसन सेल बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है एड्स, तपेदिक, मलेरिया से लड़ने हेतु एक वैश्विक कोष ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया GFATM। कोरोना वायरस महामारी के दौरान यौनकर्मी, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक एवं उभयलिंगी HIV एड्स से पीड़ित व्यक्तियों ने आजीविका स्रोतों से वंचित होने के कारण और कोविड-19 आपातकालीन राहत कार्यों में सरकार और बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा अनदेखी की जाने के विरुद्ध एड्स, तपेदिक, मलेरिया से लड़ने हेतु वैश्विक कोष ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया GFATM में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने GFATM से आपातकालीन स्थिति में जीवित रहने हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोविड-19 राहत कोष से सहायता प्रदान करने हेतु सरकार के दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया। GFATM के बारे में समझ ले। GFATM को आमतौर पर ग्लोबल फंड के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य जो है वास्तव में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना, HIV हो, एड्स हो, तपेदिक हो, मलेरिया हो जैसे महामारी को समाप्त करना और इसके अतिरिक्त संसाधनों का आकृष्ट करना, उपयोग करना, निवेश करना। वर्ष 2002 में स्थापित ग्लोबल फंड सरकारों द्वारा, नागरिकों द्वारा, नागरिक समाज के द्वारा, निजी क्षेत्र के द्वारा और बीमारियों से प्रभावित लोगों की एक मध्य साझेदारी करता है।
जी फैटम अगर बात करें, जी फैटम जो है एक सचिवालय इसका जो है जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड, जो वर्ष 2001 में अपने शिखर सम्मेलन में G8 समूह ने औपचारिक रूप से ग्लोबल फंड के निर्माण की आवश्यकता का समर्थन भी किया था। तो ये हो गया आखिर। तो जी फैटम का प्रशासन किस तरह से होता है? तो ग्लोबल फंड का गठन जो है जनवरी 2002 में स्विस कानून के तहत एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्था के रूप में किया गया और WHO को द्वारा इसके प्रबंधन का दायित्व सौंप दिया गया। जनवरी 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त कर दिया गया और पर इसके बाद ग्लोबल फंड प्रशासनिक रूप से स्वायत्त संगठन के रूप में काम कर रहा है। तो जी फैटम का आखिर जी जो फैटम है वो किसकी इसकी भूमिका की बात करें तो ग्लोबल फंड एक कार्यान्वयन एजेंसी से अधिक एक वित्तीय पोषण तंत्र है। यह सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और साथ ही साथ ये जितने भी मतलब निजी क्षेत्र हैं, सदस्य देश हैं, बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति आदि को मिलाकर बनाया गया एक समन्वय समिति तथा देश स्तरीय समितियों द्वारा कार्यान्वयन की देखरेख करता है। अनुदान का संचयन की बात कर लें तो 2002 में इसका गठन किया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान लगभग 95% है। शेष 5% का योगदान निजी क्षेत्र अथवा प्रोडक्ट रेट जैसी वित्तीय पहलों के माध्यम से किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यानपूर्वक सुनिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आगे के इस प्रकार की वीडियो को मैं बनाता रहूँगा। सो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।